तो दक्षिण के द्वार से बीजेपी बाहर निकलती हुई नजर आ रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए था, लेकिन हाथ से खिसकती जमीन। 67 सीट्स पर लीड करते हुए बीजेपी इस वक्त 224 सीटों में से कर्नाटक में 129, कांग्रेस क्या ये 130 के आंकड़े को टच करेगी, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे जेडीएस 22 पर। लेकिन इसी बीच में वोटिंग परसेंटेज अभी तक का क्या रहा है उसकी जानकारी भी आपको दे दे। एक तरफ आप टैली देख रहे हैं कर्नाटक चुनावों को लेकर, जो इस वक्त की तस्वीर सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में जहां पर योगी सरकार की जय जय हो रही है, बीजेपी 16 सीटों पर आगे होती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए, अब क्योंकि बात 224 सीटों को लेकर हो रही है, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं उसका वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है। वो वोटिंग परसेंटेज जिसमें कांग्रेस को मिली है बढ़त, फिलहाल अभी ये है कुल सीटें 224 और प्रतिशत वोट का बीजेपी का है 36%, लेकिन कांग्रेस यहां पर 43.2% के साथ मौजूद है, जेडीएस 13% के साथ और अन्य 7% के साथ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये है अलग अलग पार्टीज का वोट शेयर 224 सीटों को लेके जो अभी की तस्वीर नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस 128 सीटों के साथ कर रही है लीड 43.2% के साथ, बीजेपी 68 सीटों पर कर रही है लीड 36% के साथ, तो जेडीएस 13% के साथ 22 सीटों पर इस वक्त बनी हुई है और अन्य 6 सीटों के साथ 7% पे इस वक्त बने हुए नजर आ रहे हैं। अजय जी, अब ये वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज में डेफिनेटली उछाल दर्ज किया गया है 43.2, लेकिन बीजेपी 36% के साथ कहां खड़ी है? सबसे बेस्ट जो बीजेपी का परफॉर्मेंस था वो 2008 में था, 18 में भी उन्होंने ठीक किया, लेकिन आज 23 में ये कहां पर स्टैंड करता है? देखिए, आज की जो कहानी है उस कहानी को आप द कांग्रेस स्टोरी कह सकते हैं और ये वोट परसेंटेज आज बताता है कि आखिरकार कांग्रेस को 127-128 सीटें कैसे आने की संभावना उत्पन्न हो रही है। 43.2% मतदान प्रतिशत हासिल करना अपने आप में एक जबरदस्त इसको आप कह सकते हैं हवा थी जो कि कांग्रेस के पक्ष में मानी गई। ये आप कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त फायदा कांग्रेस को मिला। इसके साथ साथ वोट कंसोलिडेशन, जहां पर कांग्रेस का स्प्रेड अगर आप देखें तो किसी एक क्षेत्र में नहीं, क्योंकि आमतौर पर कर्नाटक को हम 6 हिस्सों में बांटते हैं और इन 6 हिस्सों में 3 हिस्सों में ही कांग्रेस की पकड़ ज्यादा मजबूत रही है। लेकिन अब जो स्प्रेड दिखाई दे रहा है उससे यह कहा जा सकता है कि तटीय कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट परसेंटेज न सिर्फ अच्छा रहा है बल्कि कन्वर्जन रेशियो उससे भी ज्यादा बेहतर रहा। अब जरा आंकड़ों की डिटेल्स में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टोरी आज क्या है? 36% का वोट परसेंटेज अगर भारतीय जनता पार्टी आज हासिल करती हुई दिख रही है इस चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज वाकई में ढोल और नगाड़े बजाने का मौका है। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी और स्थानीय नेताओं के तमाम गड़बड़ झाले के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने 2018 के वोट परसेंटेज को मेंटेन करने में सफल होती है। 36.83% का मतदान प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में हासिल किया था और इस वोट परसेंटेज पर उनको सीटें मिली थी 104। कांग्रेस ने 38.9% वोट हासिल किया था 2018 में, लेकिन सीटें 100 के नीचे रह गई थी। भारतीय जनता पार्टी से काफी पिछड़ी थी, इसलिए जेडीएस की मदद से सरकार बनाई और इसीलिए सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते येदियुरप्पा ने सरकार क्लेम स्टेक किया, लेकिन सरकार नहीं बना पाए थे। जब कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर साझा सरकार बनाई और कृष्णस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो सरकार अपने ही दबाव में टूट गई और उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज सबसे सुखद बात यह है कि 36% का उसका वोट इंटैक्ट है, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का गिरता हुआ ग्राफ दिखना चाहिए था, 2024 में यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर बन सकती है, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को एकजुट करे। अब कांग्रेस के लिए क्या स्टोरी है? कांग्रेस की स्टोरी आज यह कहती है कि कांग्रेस को न सिर्फ अपना वोट बैंक मिला बल्कि मुसलमानों का बढ़ चढ़कर वोट मिला, जो कि आमतौर पर जेडीएस के पास जाया करता था। बहुताय में कांग्रेस को मुसलमानों का वोट पिछले 2 बार के चुनावों से नहीं मिल रहा था, ये जेडीएस के पास जा रहा था। यह बढ़ता हुआ वोट परसेंटेज बताता है कि अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ साथ अगर बजरंग दल को कांग्रेस ने रखा, उसका बैकफायर जबरदस्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाया अपनी वोट शेयर को बहाल रख के, तो कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया एडिशनल वोट शेयर उठाकर। महिलाओं का वोट बैंक, जो कि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सफलता की चाबी होता है, वो इस बार
कांग्रेस के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। 47% वोट बैंक महिलाओं का जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी को मिला है और यह बताता है कि कांग्रेस की जो स्कीम्स की घोषणाएं की गई हैं, लोगों तक पहुंचने की, पैसा सीधे जेब में डालने की, रोजगार के लिए अवसर पैदा करने से ज्यादा उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। सो अनएम्प्लॉयमेंट डोल जो कि विदेश में बहुत चर्चित है, उसे कर्नाटक में लाने की बात कही। कर्नाटक में एक बहुत बड़ी आबादी है जो विदेशों में काम करती है और विदेश में चलने वाली परिपाटी से काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है। ये स्कीम्स काम करती हुई दिखी, जिसकी वजह से महिलाओं ने उनको वोट दिया। लिंगायत वोट बटा और वोकल लिगा का फायदा हुआ। तो कुल मिलाकर ये आज की बड़ी नैरेटिव है, ये आज की कहानी। ये बहुत अच्छे से आपने इसका एक क्रक्स दिया है। लिंगायत, वोकालिगा, महिलाएं, बेरोजगार, जो बेरोजगारी भत्ता था महिलाओं के लिए 2000 रुपए का ऐलान किया गया था और इसके साथ साथ युवाओं को लेकर भी जिन जिन 5 चीजों का जिक्र किया था, 5 गारंटी का जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया गया था, वो जरूर उनको फायदेमंद होती नजर आई। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी से प्रभावित होकर फ्रीबीज का इस्तेमाल कांग्रेस ने यहां पर किया है। एक बड़ी खबर पहले आपको दे दें और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। देखिए, खबर मिल रही है बसवराज बोम्मई को लेकर, जिन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है। जो इस वक्त स्थिति बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है और रुझान लगभग जैसे जैसे नतीजों में तब्दील होंगे, बहुत ज्यादा फर्क इसमें नजर नहीं आने वाला है, लेकिन 19-20 का फर्क नजर आएगा। बसवराज बोम्मई अब ये कह रहे हैं कि फिर से हम वापसी करेंगे, जो नतीजे आए हैं उनका एनालिसिस, उनकी समीक्षा की जाएगी और हार को हम स्वीकार करते हैं। हालांकि बसवराज बोम्मई जो है वो अपनी सीट पर जरूर जीत दर्ज कर चुके हैं। As a political party and as a national political party, we'll not only analyze and we'll see that what are the gaps and what are the deficiencies were there and at different levels. We'll look into that and improve upon it, and we'll take this result in our stride, and we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. तो देखिए, फिर से करेंगे वापसी, कह रहे हैं बसवराज बोम्मई और रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 128 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे है, जो कि पूर्ण बहुमत से काफी आगे है। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार जीत चुके हैं। करीब 1 लाख वोटों से डीके शिवकुमार ने जीत दर्ज की है और इसके साथ ही कांग्रेस अब जीत की राह की तरफ लगभग बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक आधिकारिक घोषणा का आप ऐलान कर लीजिए, जो उसका इंतजार कर लीजिए, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जो टैली इस वक्त आपके सामने 113 का जादुई आंकड़ा, उसको पार करे हुए कांग्रेस 128 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है। जेडीएस 22 पर है, लेकिन बीजेपी 68 सीटों पर सिमट चुकी है, जो लगातार अपनी जीत का दावा कर रही थी और अब इस हार को भी बसवराज बोम्मई स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन अजय जी, इस तस्वीर के बीच में अगर हम बात करें कांग्रेस को किस किस चीज का फायदा हुआ, उसमें एक दलित वोटर्स का जिक्र अगर छूटा हो तो, क्योंकि दलित वोटर्स और उनका परसेंटेज भी कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। उसमें बजरंग दल बैन क्या वो एक बड़ी वजह रही? और दूसरा, बीजेपी कहां पर चूकी? क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह हैं, लिंगायत समुदाय और उनका वोट परसेंटेज लगभग इंटैक्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खिसका है वो कांग्रेस की तरफ, बहुत माइनर अगर हम कहें। बीजेपी कहां पर चूकी? क्या उसने ऐसा स्ट्रैटेजिकली फेल वो करती हुई नजर आई कि ये आंकड़ा 68 तक सिमट गया है बीजेपी के लिए? देखिए, अभी तक कर्नाटक के चुनावों के लिए जहां जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं, ये एक मिथ्या है जो कि हर कोई बहुत बड़े पैमाने पर सामने रखता रहा है कि उत्तर भारत में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे आप दक्षिण भारत में जाते हैं, इस बात का एहसास आपको बहुत प्रबल तरीके से होता है कि जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं जब आप चुनावों की बात करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कर्नाटक है। जातीय समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती, या यूं कहें कि गलती रही, येदियुरप्पा के साथ खिलवाड़। येदियुरप्पा लिंगायत समाज के सबसे बड़े नेता रहे। लिंगायत समाज के आधार पर ही येदियुरप्पा ने 2013 में अपनी अलग पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। येदियुरप्पा को वापस लेकर उनके साथ सरकार चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन उसके बाद बोम्मई साहब को मुख्यमंत्री पद दे दिया गया और यह कहा गया कि एक उम्र हो गया है और इस वजह से, इस उम्र की वजह से येदियुरप्पा जी रिटायर कर रहे हैं। अंततः येदियुरप्पा जी को वापस लाना पड़ा और वही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी हुई, क्योंकि टिकट वितरण को लेकर येदियुरप्पा और बीएल संतोष के बीच में मतभेद बड़े पैमाने पर रहा। येदियुरप्पा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से चाहते थे, लेकिन बीएल संतोष उनकी तमाम दलीलों से सहमत नहीं थे। ऐसे 3 मौके आए जब येदियुरप्पा दिल्ली पहुंचे शिकायतों के पुलिंदों के साथ कि बीएल संतोष उनकी बातों को नहीं सुन रहे।
और इस बात को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी चर्चा थी कि क्या बीएल संतोष ने इस बार गलतियां की हैं। अब इसका आकलन पार्टी अपने हिसाब से करेगी, लेकिन येदियुरप्पा का फुल प्ले पे नहीं आना एक बड़ी चुनौती थी। दूसरा, बोम्मई साहब को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के अपने चेहरे को बहुत बड़ा आयाम दिया। कई फैसले लिए गए जिसके आधार पर हिंदुत्व को मेन प्लैंक बनाने की कोशिश की गई, ठीक वैसे ही जैसा कि हमने गुजरात में देखा है। और ऐसा लगा भारतीय जनता पार्टी को कि हिंदुत्व के प्लैंक पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसका फायदा सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य केरल में भी होता हुआ दिखाई देगा आने वाले सालों में। और इसका फायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन वो एजेंडा रोजी रोटी, बिजली, पानी, डेवलपमेंट, रोजगार, इन तमाम चीजों पर भारी नहीं पड़ पाया। एक इसमें अजय जी एक चीज ऐड करते हुए, तेलंगाना और केरल, अब कर्नाटक का जो नतीजा है या रुझान कह लीजिए, अभी तो फिलहाल वही सही शब्द होगा, वो जो नजर आ रहा है तेलंगाना और केरल पर भी उसका इंपैक्ट एडवर्सली जिस तरीके की तैयारी बीजेपी की है देखने को मिल सकता है, या फिर कांग्रेस उस आत्मविश्वास के साथ अब और ज्यादा वहां पर बेहतर करने की कोशिश कर सकती है। तीसरा, क्योंकि आपने येदियुरप्पा का जिक्र किया, मध्य कर्नाटक तो दुर्ग माना जाता है येदियुरप्पा का, और वहां पर जब बंपर वोटिंग हुई तो इस बात की उम्मीद थी कि शायद इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन क्या वो नजर आया है? एक बड़ी खबर पहले अजय जी, माफी चाहूंगी, एक बड़ी खबर, कर्नाटक के अखिलेश ने कर दिया है ट्वीट और कहा है कि यह सकारात्मक भारत का जनादेश है। यह कर्नाटक चुनावों को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है। हालांकि जो अभी निकाय चुनाव और जो उसकी काउंटिंग चल रही है उसको लेकर अखिलेश जरूर नाराज नजर आए थे। उसको लेकर भी उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं ये मानता हूं कि काउंटिंग ठीक तरीके से की जाएगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन अभी अखिलेश यादव की तरफ से किया गया ये ट्वीट, कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी और इसके साथ ही युवा विरोधी, ये एक लंबा ट्वीट है अखिलेश यादव की तरफ से किया गया, जिसमें वो सकारात्मक भारत का जनादेश आज के इस फैसले को बताते हैं, सुनाते हैं। अजय जी, जिस चीज का मैं जिक्र कर रही थी उसको लेकर भी जरा बताएं। देखिए, हम अगर अपने मूल पॉइंट पर आए, आप मध्य कर्नाटक की बात कर रही थी। 64 सीटें हैं मध्य कर्नाटक में, जहां पर लिंगायत समाज का बहुताय है। लेकिन इसमें क्या मुद्दे हावी रहते हैं? मुद्दे हावी रहते हैं 40% कमीशन की सरकार, मुद्दे हावी रहते हैं क्या लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। क्योंकि आप देखें 2018 से 2023 के इन चुनावों के बीच में जो 25 से 35 की आयु वर्ग के लोग हैं, मतदाताओं में 12 लाख की कमी होती है। और यह बताता है कि लोग राज्य को छोड़कर बाहर जा रहे हैं काम के लिए, यानी कि राज्य में रोजगार के अवसर कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ बढ़ती महंगाई एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, पूरे देश के लिए है, लेकिन कर्नाटक में इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप क्रेडिबिलिटी खोने लगते हैं, जिस चीज को लेकर आप पूरे देश भर में मिसाल लेकर चलते हैं और बोलते हैं कि हमारी जैसी ईमानदार सरकार आपको देखने को नहीं मिलेगी, उस सरकार पर, उसी पार्टी की सरकार को अगर भ्रष्ट करार दे दिया जाए तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और भारत में भ्रष्टता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। कांग्रेस ने इस अभिशाप को 2014 में झेला है, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। कई राज्यों में कांग्रेस ने इस अभिशाप को झेला है। तो भ्रष्टाचार एक ऐसा आरोप है जिससे बचना राजनीतिक दलों के लिए बहुत आवश्यक है। और फिर जैसा कि हमने आपसे अभी जिक्र किया, आज पॉलिटिक्स इस बात पर है कि आप लोगों तक कितना फायदा और कैसे पहुंचा रहे हैं। अगर यही डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है तो क्या ये कांग्रेस के लिए काम नहीं करेगी? जाहिर सी बात है, जो जैसा देगा। इसी संदर्भ में आपने बात किया, आपने कहा तेलंगाना और केरल की बात। तेलंगाना में आज भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को तलाशने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी बड़े पैमाने पर दावा करे, लेकिन तेलंगाना में राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ताकत नहीं है। दरअसल वहां तो कांग्रेस भी अब ताकत नहीं रही। अगर आप देखें तो टीआरएस के अलावा वहां पर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि अपने दम पर अपनी सरकार बनाने में बहुत सक्षम हो, और उनके आक्रामक रुख और रवैये को आप लगातार देख रहे हैं। डोल पॉलिटिक्स जो केसीआर कर रहे हैं उसका मुकाबला आज देश में नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक 29,000 रुपए प्रति माह प्रति परिवार राज्य सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है विभिन्न स्कीमों के द्वारा। ये कोई छोटी रकम नहीं होती है। ऐसी सरकार के खिलाफ लड़ पाना किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए मुश्किल है। केरल की बात करते हैं। केरल में दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ जीतने का मौका है। केरल में उनका अस्तित्व है ही नहीं।
एक सीट के अलावा उनके पास अभी तक ज्यादा बढ़ नहीं पाया। अगर वो वहां 5 सीट भी हासिल कर लें तो बहुत बड़ी बात है। लोकसभा की अगर मैं बात करूं, राज्य सरकार के तौर पर बीजेपी प्लेयर नहीं है केरल में, और बन भी नहीं सकती इमीडिएट फ्यूचर में, उसे वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, वहां का जो डिविसिव पॉलिटिक्स है, इसलिए देखिए कर्नाटक से इसीलिए बहुत उम्मीदें थी जी, क्योंकि इससे आगे की राह कुछ आसान हो पाती, आगे का रास्ता और ज्यादा थोड़ा शायद आसान कह लीजिए वो हो पाता है। ये कर लिया है। अगर आप देखें, मैं अभी देख रहा था जो डिटेल्ड वोटिंग पैटर्न मैप है, जो तटीय कर्नाटक है, जहां पर डिविसिव पॉलिटिक्स बड़े पैमाने पर हावी है, 19 सीटों में से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। देखिए, ये इलाका हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का कोर सपोर्ट रहा है। इसी इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह के कैंपेन को ट्राई किया है। हिजाब और पीएफआई का विवाद भी यहीं से है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ उसके पहले देखें, जो तमाम जो लवर्स डे, जो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, उसका पूरा विरोध कहां देखने को मिलता था? मणिपाल इंस्टीट्यूट में छात्र छात्राओं को निकालकर पीटना, तमाम तरह की चीजें करना, ये सब कुछ वहां होता था। ये एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने वहां बड़े पैमाने पर किया, और वहां वो अपने वोट को इंटैक्ट रखे हुए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोशिश जरूर की गई, हेडलाइंस के लिए से मुझे जाना होगा, लेकिन इस बात का जरूर जिक्र करते हुए कि तटीय कर्नाटक को साधने के लिए एक अलग से 10 सूत्रीय एजेंडा कांग्रेस यहां पर लेकर आई थी, लेकिन कम से कम तटीय कर्नाटक में ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा डेंट यहां पर पड़ा है। लगभग 75% के आसपास यहां पर वोटिंग हुई थी, और 15 से 19 सीटें मिलने का अनुमान जो जताया जा रहा था वो अभी भी इंटैक्ट कम से कम इस तटीय कर्नाटक में नजर आता है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। भारत 24 की एक कवरेज लगातार जारी है। टैली में कांग्रेस 130 पर नजर आ रही है, बीजेपी 66 पर, जेडीएस 22 पर और अन्य 6 पर।